On 1st April 2015, an investor has a portfolio consisting of 8 securities as shown below. तो ये 1 अप्रैल 2015 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। 1 अप्रैल की स्टार्टिंग में ही इसके पास ये सिक्योरिटीज़ बता रखा है कि 8 सिक्योरिटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं देखो, ABCDFGH, ये इनकी मार्केट प्राइस है। ये नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जितने हैं, ये है क्या है, ये बीटा, ठीक है। क्वेश्चन में गलत दिखाया है, बीटा है, ये बीटा की वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन में बीटा लिखा नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, सॉरी, बीटा ही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह रहा है इन्वेस्टर की 20% पर एनम है। ये कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है क्या वर्ड, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड, ठीक है। इन्वेस्टर फियर्स अ फॉल इन द प्राइजेस ऑफ द शेयर्स इन द नियर मार्केट, accordingly he approaches you for the advice to protect the interest of his portfolio. You can make use of the following information. निफ्टी क्या, अभी निफ्टी की वैल्यू इस समय यानी 1 अप्रैल की बिगनिंग में क्या है, 8500, और निफ्टी फ्यूचर का लॉट साइज 25 फ्यूचर्स है, यानी एक लॉट में 25 फ्यूचर होंगे, ठीक है। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना होगा, 25 फ्यूचर्स होंगे। फ्यूचर्स फॉर मे are currently quoted at 8,700 and futures for June are being quoted at 8,850. तो ये क्या है, ये एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है। ये क्या है, ये एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस है। कितनी दे रखी है, मई की बता रखी है 8,700 और जून की बता रखी है 8,850। तो ये जून मतलब जून एंड और मई मतलब मई एंड। इन बातों का क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आंसर तो बहुत ही सिंपल है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। बहुत ही सिंपल है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है। सबसे पहले मार्केट सिक्योरिटीज़ है, इसका मार्केट प्राइस है, नंबर शेयर है, इन दोनों का इंटू कर दो तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्या होगा, ये होगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या पोर्टफोलियो की वैल्यू टोटल। अब इसके बेसिस पे आप वेट अलोकेट कर दो, वेट आपने अलोकेट कर दिया, उसके बाद इसको इसका जो बीटा दे रखा है बीटा से इंटू कर दो तो आपका वेटेड बीटा आ जाएगा। फिर सारे वेटेड बीटा को इंटू प्लस कर दो तो आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये रहा आपका, ठीक है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। ये पता नहीं था क्या कर रखा, मैं होता तो सिंपल क्या करता, इसका निकालता वेट, फिर वेट इंटू बीटा कर देता, वेटेड बीटा निकल जाता, सबको प्लस कर देता, यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो बीटा निकल आता। सिंपल सी बात है, पता नहीं उन्होंने क्या क्या कर रखा है। आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि हमें और क्या कैलकुलेट करना है, जब द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस हमें निकालना है फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरिंग इन मई और जून, जो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए निकालना है जो कि मई और जून में एक्सपायर हो रहे हैं। यानी मई के लिए भी हमें थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालनी है और जून के लिए भी हमें थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस का, देखो क्या अंडरलाइंग एसेट से कोई इनकम आ रही है या कोई इनकम नहीं आ रही है। तो अंडरलाइंग एसेट से कोई भी इनकम जो है वो नहीं आ रही है, यहाँ पे इनकम आ रही है, यहाँ पे इनकम नहीं आ रही, तो इनकम कोई नहीं है, इनकम नहीं आ रही तो इंटरेस्ट रेट कौन सा है, सिंपल है, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है, या फिर अपने पास जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन सा है, पीरियडिकली कंपाउंडिंग वाला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूसली कंपाउंडेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये फॉर्मूला ये कंटिन्यूसली कंपाउंडेड वाला, तो उसका फॉर्मूला ये होता है स्पॉट वैल्यू इंटू ERT, स्पॉट वैल्यू इंटू ERT। तो स्पॉट वैल्यू क्या है, मई वाली की स्पॉट वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी ना 8,700 मई वाले की है और जून की 8,850। तो ये हुई अपनी 8,500। हाँ ये देखो अभी की स्पॉट वैल्यू ये है ना 8,500। तो देखो ये अभी की स्पॉट वैल्यू चाहिए, ये तो फ्यूचर प्राइस दे रखा है, ये क्या है, ये फ्यूचर की प्राइस है, स्पॉट वैल्यू नहीं, स्पॉट वैल्यू तो ये है 8,500। तो स्पॉट वैल्यू देखो ये रहा 8,500 हमने लिख दिया, फिर ई लिख दिया, रेट कितना है, रेट है 20%। अब देखो ये 20% पर एनम ना, ये कंटिन्यूसली कंपाउंडेड वाला रेट है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल रेट ही तो चाहिए। तो ये तो देखो वैसे तो ये सिंपल रेट है, 20% पर एनम क्या है, सिंपल रेट है, बट किस तरीके से ये कंपाउंड हो रहा है ये वो हमें बता रहा है कंटिन्यूसली कंपाउंडेड, इसके बेसिस पे फॉर्मूला है, बट ये तो है सिंपल रेट ही ना, ठीक है। तो ये 20% लगा दिया। मई में अभी हम अप्रैल में खड़े हैं, तो अप्रैल और मई 2 महीना पूरा जाएगा तो 2/12, और जून में जाएगा तो 3/12।
ठीक है। अब ई की वैल्यू इसको सॉल्व किया तो 0.0333 आ गई, इसकी वैल्यू 0.05 है। 0.05 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये देखो ये दे रखी है ना, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, इसकी वैल्यू हमने डाल दी और इंटू कर दिया, तो हमारा जून का जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस है वो मान निकल गया। मई का निकालने में बस ये दिक्कत है कि इसकी ये वाली वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, हमें दे रखी है ई की पावर 0.03 दे रखी है और 0.05 दे रखी है, 0.04 भी दे रखी है, 0.0333 नहीं दे रखी है। तो हम 0.0333 कैसे निकालेंगे, अगर हम 0.03 में 0.0033 प्लस कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा 0.033। तो 0.03 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे दे ही रखा है 0.03 की वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता ना हमें 0.0033। तो हम इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो अगर हम 0.03 से 0.04 की तरफ जाते हैं तो कितना इंक्रीज आता है, इतना इंक्रीज आता है ना। देखो इसकी वैल्यू 0.04 की वैल्यू आ रही है, 0.03 यानी इतना इंक्रीज आएगा अगर हम 1.01 आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमें सिर्फ 0.033% आगे बढ़ना है या 0.0033 आगे बढ़ना है तो कितना मतलब वैल्यू आएगी। तो ये इतना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.01 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें कितना चाहिए, 0.0033 चाहिए, तो उसकी वैल्यू आ गई है। तो अब आप ये 0.03 में ये प्लस कर दो, 0.0033 की वैल्यू प्लस कर दो, तो आपका आंसर किसका आ जाएगा, 0.033 का आ जाएगा ये आंसर। ये आपने सिंपल सा इसमें पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा मई का फ्यूचर थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। तो ये दो आपने निकाले। अब थर्ड पूछ रहा है हमसे कि हमको कितने जो निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो शॉर्ट करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे, अगर हमें क्या करना है, जून का, देखो जून का निकालना है, जून वाला हमें, कि हमें जून तक हमें हैज करना है। अगर हमें अपना पोर्टफोलियो जून तक हैज करना है, इसमें पूरा पोर्टफोलियो हैज करना है, इसमें 50% पोर्टफोलियो हैज करना है, इसमें 120% पोर्टफोलियो का हमें हैज करना है। तो हमें कितने जो है कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखो पहले कितना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अपने को हैज करना है इनटू कितना उसका कितना बीटा अपने को हैज करना है, फिर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जितने को अपने हैज करना है, फिर उस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट को अगर आप डिवाइड कर दोगे एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से और फिर जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दोगे लॉट साइज से, तो आपका कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के निकल जाएंगे। तो देखो फर्स्ट केस में क्या है कि पूरा पोर्टफोलियो अपने को हैज करना है, तो पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू ये कहाँ से उठाई, पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू ये देखो, ये पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है ना ये रही, तो हमने वही डाल दी यहाँ पे। फर्स्ट में पूरी डाल ली, सेकंड में सिर्फ इसका आधा और थर्ड में इसका 120%। और बीटा कितना है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना हैज करना है, पूरा का पूरा हमें हैज करना है, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा होने कि हमें इतना हैज करना है, तो हम बाय डिफॉल्ट मान करके चलेंगे कि पूरा का पूरा जो है हमने अपने को हैज करना है। तो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट हमें कितनी हैज करनी है वो निकल के आ जाएगी। अब इस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट को अगर हम डिवाइड कर दें एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से, तो जून की एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितनी दे रखी है, ये देखो 8,850 देखी है, तो हमने 8,850 से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमें पता चलेगा कि जितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमें शॉर्ट करने हैं, बट हमें नंबर ऑफ फ्यूचर शॉर्ट नहीं, मतलब हमें ये नहीं पता करना कि कितने नंबर ऑफ फ्यूचर में शॉर्ट करना है, हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जानना चाहते हैं। और एक कॉन्ट्रैक्ट में 25 फ्यूचर्स होते हैं, तो इसलिए हम जो भी आंसर आया उसको हम डिवाइड कर देंगे 25 से, तो हमारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ 4.953 आ जाएगा, तो हम अपर फ्रैक्शन में राउंड ऑफ करते हैं, तो 5, यहाँ पे आ रहा 2.47 तो हमने कर दिया 3, यहाँ पे आ रहा 5.94 तो हमने कर दिया 6 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपने बस यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को समझना एक तरीके से अपने को, और जो ई की वैल्यू है वो अपने को समझना है, क्योंकि ई की वैल्यू ज़्यादा इंस्टीट्यूट क्या करता है, अब इस तरीके से दो वैल्यू देगा और दो की वैल्यू के बीच में से हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू, जिस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला है। तो इंटरपोलेशन मेथड अपने को ध्यान रखना है सिर्फ, बाकी आंसर बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला सिर्फ पुट करना है, बस आपने क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, बस आपने ये समझना है।